सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंड्यूस एबॉर्शन। अब देखिए MTP में इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन किया जाता है प्रेगनेंसी का, मतलब जानबूझकर प्रेगनेंसी को रोका जाता है और इसी को हम इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। नियरली 40 to 45 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। अब 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है, यानी गर्भ धारण किया जाता है एक साल में। उसमें में से एक साल में 40 से 45 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती है पूरे वर्ल्ड में, यानी 1/5 में से 40 से 50 मिलियन क्या होता है, आपका एबॉर्शन हो जाता है। Obviously, MTP have a significant role in describing the population through it is not meant for that purpose। अब देखिए क्या होता है कि जो MTPs है वो एक सिग्निफिकेंट रोल तो प्ले करती है पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने में, लेकिन इस पर्पज़ के लिए थोड़ी MTPs परफॉर्म की जाती है। मतलब अगर किसी के वूम में चाइल्ड है और वो फीमेल है, उसको मार दिया जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी मार दिया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन का रेट है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। ऐसा कोई पर्पस तो है नहीं। Whether to accept legal MTPs or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। अब देखिए जो MTPs है उसको एक्सेप्ट किया जाए या ना एक्सेप्ट किया जाए, ये क्या होता है, कंट्री में अलग अलग देशों में क्या हो गया, ये डिबेट बनकर रह चुका है। ठीक है, कुछ लोग इसमें रिलीजियस धार्मिक जोड़ देते हैं कि भगवान की देन है तो आप इसको क्यों मार देना चाहते हैं, और इमोशनल कुछ जोड़ देते हैं, कुछ इथिकल और फिर सोशल इश्यूज जोड़ देते हैं समाज से लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971। अब देखिए भारत के गवर्नमेंट ने, सरकार ने 1971 में MTPs को लीगलाइज किया। उसके बाद से कुछ रेस्ट्रिक्ट कंडीशंस दिए टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, कुछ रेस्ट्रिक्ट कंडीशंस दिए। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक। और ये रेस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है क्या चेक करने के लिए, कि कहीं इसका इनडिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव तो नहीं हो रहा, या इलीगल फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या तो नहीं हो रहा, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है ये। ठीक है, वाई MTPs, अब MTPs क्यों परफॉर्म करते हैं? ऑब्वियसली द आंसर इज, अब आंसर क्या है ये देखिए, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज से छुटकारा पाने के लिए हम MTPs क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आइदर टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स के दौरान आपने प्रोटेक्शन का यूज़ ना किया हो उसकी वजह से, या तो यूज़ किया हो बट क्या हुआ हो, उसका फेलियर हो गया हो। ठीक है, MTPs आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस। अब MTPs क्या है, ज़रूरी भी है कुछ केसेस में। अब वो केसेस क्या है, वेयर कॉन्टीन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, जहाँ पे जो बार बार प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे क्या होता है, हार्मफुल होना, और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फेटस ऑफ बोथ। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, घातक हो जाता है मदर के लिए भी और फिर जो चाइल्ड मदर के वूम में है उसके लिए भी। MTPs आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब MTPs जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने जिसको कहते हैं, या फिर 2 वीक्स कहते हैं। तो MTPs कब सेफ हो जाती है, कब तक सेफ रहती है, 3 महीने तक, और या फिर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होता है वो मोर रिस्कियर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर 6 महीने में आपको एबॉर्शन कराना है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से। ठीक है, वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन डाटा
मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगल बाय अनक्वालिफाइड क्लर्क्स। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है कि जो कम से ज़्यादा मेजॉरिटी है वो MTP परफॉर्म की जाती है किसके द्वारा? अनक्वालिफाइड क्वैक, मतलब झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा। तो बेसिकली किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा किया जाए ताकि क्या हो सके, जो मदर है उसको क्या हो सके, वो सेफ रह सके। ठीक है, नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। अब ये क्या है, अगर आप किसी झोला छाप डॉक्टर के द्वारा MTPs परफॉर्म करेंगे तो ये केवल अनसेफ ही नहीं है, ये घातक भी हो सकता है। अनदर डेंजर ट्रेंड इज़ द मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस। तो ये आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने बता दिया है कि एमिनोसेंटेसिस का कैसे मिसयूज़ किया जाता था। मतलब जो वूम में चाइल्ड आपके मदर में पल रहा है उसके चारों तरफ क्या होती है, एक फ्लूइड होती है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो उस फ्लूइड को निकाल लेते थे, उसके बाद से उसकी हेल्प से डिटरमाइन करते थे कि जो चाइल्ड मदर की वूम में पल रहा है वो फीमेल है या फिर मेल है। अगर वो फीमेल पाई जाती थी तो उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, किल कर दिया जाता था। ठीक है, तो हालांकि ये एमिनोसेंटेसिस जो है वो एक अच्छे चीज़ के लिए शुरू किया गया था, बट इसका मिसयूज़ होने लगा। अब अच्छा चीज़ क्या था कि अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है जन्मजात, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और उसका हम क्या कर सकते हैं, कोई भी निदान कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल, तो वही बताया, अगर फीटस फीमेल पाई जाती है तो वो MTP के शिकार हो जाती है, फॉलोड बाय MTP। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल। अब ये बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, आप फीमेल को मार दे रहे हैं इसलिए कि उसको आगे चल के उसके लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मीन्स उसको पढ़ाना पड़ेगा या फिर कई सारी चीज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस। अब ये सारे प्रैक्टिस जो है इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, किसके लिए, मदर के लिए भी और फीटस यानी चाइल्ड के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। अब देखिए, जो ये अनप्रोटेक्टेड यानी असुरक्षित क्वाइटस से बचने की आवश्यकता है और अबॉर्शन के बाद अपना स्वास्थ्य की देखभाल करना, उससे उसे सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वाइटस के दौरान तो आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद अगर अबॉर्शन हो जाता है, मतलब किसी गलती से या कुछ भी हो जाता है, आप अबॉर्शन करा लेते हैं, तो उसके बाद अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, ठीक है, उसे कुछ सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, अच्छी चीज़ें खाना जिससे कि आपका स्वास्थ्य बना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, इन सारी चीज़ों का आपको देखभाल करना रहता है। तो अगला हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STS। देखिए, अब इसको हम STI भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये बीमारियां फैलती हैं, तो इसी को हम VD कहते हैं। VD क्या होता है, VD ये देखिए वेनुरल डिजीज़, VD, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी RTI। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, डिजीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आर कलेक्टिवली कार्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारे नाम से हम इसको बुला सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्ब्स है, क्लेमिडाइसिस है, जेनाइटल वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस B है, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इज इन द रिसेंट ईयर इज HIV लीडिंग टू AIDS आर सम ऑफ द कॉमन STD। अब देखिए, इन सब में से मोस्ट कॉमन क्या है,
HIV लीडिंग टू एड्स। ठीक है, तो रिसेंट ईयर में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड इन्फेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये हो जाता है। ठीक है, एमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस। इन सब में से जो HIV का इन्फेक्शन हो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है यानी ख़तरनाक है। एंड इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल, और इसको डिस्कस किया गया डिटेल में कहाँ पे, चैप्टर 8 में। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B, HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। अब देखिए, जो हेपेटाइटिस B है या फिर HIV है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाता है क्या शेयर करने से, इंजेक्शन नीडल्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। जैसे कि कोई पर्सन है, वो क्या है, इन्फेक्टेड है किससे, HIV से या फिर हेपेटाइटिस B से, और कोई भी नीडल उसको इंजेक्ट की गई और वही उठा के एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट कर दिया गया, या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा सर्जरी परफॉर्म किया गया किसी इन्फेक्टेड पर्सन को और वही उठा के किसी हेल्दी पर्सन को कर दिया गया, तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना, इससे भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है क्या, HIV फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। अब इन्फेक्टेड मदर से किस में हो जाता है, फीटस में भी हो जाता है। एक्सेप्ट ऑफ हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन। अब देखिए, इन सब को छोड़ के अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। और सारी डिजीज़ क्या है, क्योरेबल है। मतलब अगर हमें पहले से पता लग जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए इस चीज़ का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अच्छे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, इट डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, वही चीज़ बताई गई है कि पहले से पता लग जाए और उसके बाद से इसको हम ट्रीट अच्छे से कर लें। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा। अब देखिए, कुछ अर्ली सिम्टम्स पहले कौन से सिम्टम्स आते हैं, या तो इचिंग होगा, ठीक है, उसके बाद से फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, थोड़ा थोड़ा पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी कहाँ पे, जेनाइटल रीजन मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रीजन में। ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक। अब कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल है तो उसको क्या हो सकता है, सिम्टम्स नहीं आ सकते। ठीक है, कुछ केसेस में फीमेल को सिम्टम्स नहीं आते हैं, में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा समय तक उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको ये बीमारी हुई है। अब भाई, जब सिम्टम्स नहीं आएंगे तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो उसको पता ही कैसा लगेगा। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम, या तो कम आएंगे या तो आएंगे ही नहीं इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में। एंड सोशल स्टिग्मा अटैच टू STDs deter the infected person from going to timely detection and proper treatment। अब देखिए, ये सोशल स्टिग्मा अटैच टू STDs का मतलब क्या है। देखिए, सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है मीन्स, मान लीजिए किसी को HIV हो गया और उसे पता है कि उसे HIV हुआ है, बट वो किसी को बता नहीं रहा है और ना ही वो डॉक्टर के पास जा रहा है। वो किसी को इसलिए नहीं बता रहा कि लोग उसका मजाक बनाएंगे, और वो फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, तो इससे पर्सन का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली जाएगी। और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, This could lead to complications later, which include pelvic inflammation disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, or even cancer of the reproductive tract। जैसे उसे PID यानी क्या हो जाएगी, pelvic inflammatory disease हो जाएगी। ठीक है, फीमेल होगा, अगर फीमेल होगी तो एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा नॉर्मली कहाँ डेवलप्ड होता है, यूथरस में, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा कहाँ डेवलप्ड हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो इस केस में बच्चा जिंदा नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला गया है, इनफर्टिलिटी, या फिर क्या होता है कि
जो फीमेल होती है वो बीमारी की वजह से इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, और या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। STDs are major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. तो देखिए, जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, उसके अंडर भी ये सारी चीज़ें आती हैं। कैसे? देखिए, कैसे हमें बीमारियों से बचना चाहिए, उनका अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, बीमारी को ठीक करना कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें RCH प्रोग्राम के अंदर भी आती है। थ्रू ऑल पर्सन आर vulnerable to these infection, their incidence are reported to be very high among person in the age of group of 15 to 24 year. The age group to which you also belong. अब 15 to 24 एक ऐसा एज ग्रुप है जिससे आप भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब देखिए, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये किसी भी पर्सन को हो सकता है, लेकिन 15 से 24 वाले एज ग्रुप को हायर चांसेस होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल. वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाई फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो. अब इसमें कई सारे चीज़ें लिखने के बाद, डराने के बाद ये भी लिख दिया गया है कि अब क्या होता है, आप परेशान मत होइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचाव किया जा सकता है, ठीक है, प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल. अगर आप ये सारी 3 चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अगर आप 3 चीज़ों को गार्ड बांध लें तो हो सकता है कि आपको HIV, हेपेटाइटिस B, एड्स का शिकार कभी भी ना हो. तो पहला क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स. अननोन पार्टनर से क्या करें, सेक्स को अवॉइड करें, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स ना करें. ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस. तो क्वाइटस के दौरान आप क्या करें, कॉन्डम का यूज़ करें. इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट होता है, वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर टू अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद डिजीज़. अगर डाउट होता है तो हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि बीमारी का जल्दी से पता लग सके, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है. तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इनफर्टिलिटी मीन्स होता क्या है. तो ऐसे कपल्स जिनके बच्चे किसी कारणवश नहीं होते उन्हीं को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं या इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं. अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. तो देखिए, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिस्कशन करना तब तक इनकम्प्लीट रह जाता है जब तक हम इनफर्टिलिटी की बात नहीं करते हैं. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce child in spite of unprotected sexual cohabitation. पूरे वर्ल्ड में एंड इंक्लूडिंग इंडिया ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, जबकि वो क्या करते हैं, किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कोहैबिशन. द रीज़न फॉर दिस कुड बी, इसके लिए रीज़न कुछ भी हो सकते और कई सारे हो सकते, जैसे कि फिज़िकल हो सकता है, कंजेंशियल यानी जन्मजात कोई बीमारी हो सकती है, डिजीज़ हो सकता है, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल कोई भी चीज़ हो सकती है. इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द couple being childist, but more often than not the problem lies in the male partner. अब देखिए, हमारे भारत में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन नहीं होते हैं इसलिए क्या करते हैं, फीमेल को ब्लेम करते हैं. बट कई सारे रिसर्चेस में देखे गए हैं और पाए गए हैं कि फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं होता, मेल जो होता है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. तो फीमेल को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए. लोग क्या होते हैं, उनके हस्बैंड वगैरह उनको मारते पीटते भी है. मैंने ऐसा देखा भी है, सुना भी है, सॉरी देखा नहीं है बट सुना है, मारते पीटते भी है. वो इसलिए कि शायद उनको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से इनमें कोई कमी है, तभी क्या हो रहा है, हमें बच्चे नहीं हो रहा है, ठीक है.
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से, हो सकता है आप में ही कमी हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक लोग को ब्लेम देना बहुत बड़ी गलती होती है। Specialized healthcare units and fertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couple to have children. अब देखिए, कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी दिक्कत है मींस जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, पहचानते हैं कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद वो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट ढूंढते हैं ताकि कपल्स के भी बच्चे हो सकें। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जबकि ये सारे करेक्शंस क्या हैं, पॉसिबल नहीं है। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन दो सर्टन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। अब देखिए, अगर करेक्टिव ट्रीटमेंट की वजह से भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर जो कपल्स हैं उनको ये सुझाव दिया जाता है कि आप एक स्पेशल टेक्निक को अपनाइए जो कि क्या है, ART। अब देखिए, ART के अंदर क्या आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, उसके अंदर क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आइए पढ़ते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इन विट्रो वो होता है जो आउटसाइड द बॉडी हो यानी लैब में हो, और इन वीवो यानी जो बॉडी के अंदर हो, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। तो बॉडी में जैसे ही सिमिलर कंडीशंस में होते हैं वैसे ही बाहर यानी लैब में फर्टिलाइजेशन होता है। Followed by embryo transfer यानी ET is one of such method. In this method, popularly known as test tube baby program, ova from the wife donor female or sperm from the husband or donor male are collected and are induced to from zygote under stimulated condition in a laboratory. The zygote or early embryo with up to 8 blastomere could then be transferred into the fallopian tube, जिफ्ट जिसे कहते हैं, zygote intrafallopian transfer, and the embryo with more than 8 blastomere into the uterus, और जिसे हम IUT यानी intrauterine transfer कहते हैं, to complete its further development. Embryos formed by in vitro fertilization, in vivo fertilization, तो इसके बारे में अभी देखेंगे। तो बेसिकली हमें क्या बताया गया, ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में, और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र के बारे में। अब देखिए, जो ART के अंदर क्या आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आता है, आपको बता दिया। उसमें क्या आता है, IVF प्रोग्राम आता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई मेल या फिर फीमेल है, दोनों से क्या लेंगे, स्पर्म, और फीमेल से क्या लेंगे, ओवम ले लेंगे। इन दोनों का बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा। अब जो एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमेयर तक हो जाएगा, यानी 8 सेल्स उसमें हो जाएंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, जैसे हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट। अगर फैलोपियन ट्यूब में 8 ब्लास्टोमेयर यानी 8 सेल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोलेंगे। और अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर, 8 से ज़्यादा सेल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, यूथरस पे, तो जब 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम यूथरस पे ट्रांसफ़र करेंगे, और जब 8 ही रहेगा तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, ठीक है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब से ही तो आपका कहाँ पे आएगा, यूथरस में आएगा, ठीक है। तो 8 जब 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो जा रहा है आपका सेल तो उसे हम कहाँ करेंगे, IUT, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अब इन वीवो आपको बता दिया कि फ्यूज़न होता है गैमीट का फीमेल के अंदर, ठीक है। और अगर किसी वजह से जो फीमेल है वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो क्या करते हैं, किसी डोनर फीमेल से ओवम लेकर उसके हम यूथरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, वजाइना के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो फिर बेबी को कंसीव कर पाती है, ठीक है। तो अगर इन वीवो फर्टिलाइजेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि वो गैमीट फीमेल के अंदर जो फ्यूज़न होता है गैमीट का वो नहीं हो पा रहा है तो हम उसके लिए भी कई सारे टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा आता है ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब जिफ्ट, जिसे हम कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ अनदर फीमेल हु
कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटैम्प्ट्स। अभी आपको बताया जैसे कोई फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो एक डोनर फीमेल से ओवम लेते हैं और उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं। देखिए वो ओवम ही तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, बाकी वो बच्चे को एक सुटेबल इन्वायरमेंट तो दे पाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट उसका तो कर ही पाएगी, ठीक है, बस वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI is another specialized procedure to form an embryo in laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। अब ICSI में क्या होता है, एक मेथड है ये जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तो वही लिखा गया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफ़र या स्पर्म इंजेक्शन। अब इस मेथड को इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि कुछ मेल्स का स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, तो ये ज़्यादातर किस में होता है, ओल्ड एज वाले मेंस में होता है। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, तो वही बताया गया है कि या तो मेल क्या करेगा, इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा फीमेल के अंदर स्पर्म को, या फिर उसका स्पर्म का बहुत ज़्यादा लो काउंट होगा। In the ejaculate could be corrected by artificial insemination AI टेक्निक। तो ये क्या हो सकता है, AI टेक्निक के द्वारा क्या हो सकता है, ईजी हो सकता है। अब ये AI टेक्निक क्या, देखिए मेल और फीमेल को अगर मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से, तो इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उसका लो स्पर्म काउंट है, इसलिए जो मेल है फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में AI का हेल्प लेना पड़ता है। इसमें डोनर या फिर जो हस्बैंड का स्पर्म है वो लिया जाता है और फिर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है वाजाइना या फिर यूथरस में। अगर यूथरस में करेंगे तो उसे हम कहेंगे इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन या इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र तो नहीं, इंसेमिनेशन कहेंगे क्योंकि इंसेमिनेट कर रहा है ना, कोई चीज़ ट्रांसफ़र तो थोड़ी कर रहा है। आप ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं क्योंकि स्पर्म का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कह सकते हैं, लेकिन इंसेमिनेशन यहाँ पे अच्छा टर्म है। तो द सीमेन कलेक्टेड आइदर टू द हस्बैंड, बता दिया हस्बैंड से करेंगे या फिर किसी हेल्दी डोनर से करेंगे, और उसको फिर यूथरस या फिर वजाइना में क्या कर देंगे, इंसेमिनेट कर देंगे, और उसी को बोला गया है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। Though options are many, all these techniques were required extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation। अब यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, दिया गया है, बोला गया है दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑप्शन कई सारे हैं, लेकिन इस टेक्निक के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए। अगर कोई इस टेक्निक को हर कोई थोड़ी परफॉर्म कर सकता है। अब कोई अगर क्वालिफाइड डॉक्टर भी होगा तो इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और इस टेक्निक के लिए एक एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये फैसिलिटीज़ कंट्री में कुछ जगह पर ही अभी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। Therefore, these facilities are presently available only in few centers in the country। तो आपको बता दिया। Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people। तो कुछ लिमिटेड पीपल्स हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बाकी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हर कोई इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करा सकता। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटररेंट इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, ठीक है, तो कुछ क्या है, इमोशनल, कुछ धार्मिक चीज़ें जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होता है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव चिल्ड्रेन, तो जो चीज़ें मैंने जो टेक्निकें अभी हम लोगों ने पढ़ी उसका मेन एम क्या है, बच्चे को क्या करना, किसी कपल्स के लिए बच्चे को
उसे एक एज अ गिफ्ट देना, ठीक है। देखिए अगर किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको, अगर वो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद हो जा रहा है तो उसे एक क्या मिलेगा, वरदान ही तो मिल जाएगा, एक गिफ्ट ही तो मिल जाएगा, ठीक है। Since the ultimate aim of all these procedure is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless then care of. Our law permits legal adoption, and it is as yet वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। अब बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो ऑफन यानी अनाथ बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मैच्योरिटी से पहले वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है, खाने पीने के लिए नहीं मिल पाता है। देखिए उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ठीक है, उनको, वो अनाथ ही तो हैं, उनको छोड़ दिया गया कहीं पे बेचारे। अगर वो भीख भी मांग रहे हैं कहीं पे जाके तो थोड़ा बहुत वो पा जा रहे हैं, उसी को खा के वो ज़िंदा रह रहे हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो मैच्योरिटी से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। तो जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे उनको ये सलाह दी गई है यहाँ पे, जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, यानी आप खुद तो खुश ही रह जाएंगे, खुद तो खुश हो जाएंगे, बाकी जो ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, इनकी सर्वाइवलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बेस्ट मेथड है, यहाँ पे लिखा है बहुत बेस्ट मेथड है उन कपल्स के लिए जो क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं। तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।